ये बात तब की है जब मैं छोटा था। मैं अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव दादा दादी के पास हर साल जाया करता था। हम कम से कम 15-20 दिन तो गांव में रुकते थे। मेरे गांव में एक बड़ा सा आम का बगीचा था जो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था। उस बगीचे में गांव के लोगों ने अपने अपने आम के पेड़ लगाए थे। गर्मियों का समय था तो मैं गांव के बच्चों के साथ दोपहर में बगीचे के छांव में खेलने जाया करता था। एक दिन जब हम लोग दोपहर में बगीचे में खेल रहे थे, खेलते खेलते मैं अपने चाचा के बेटे को चिढ़ा रहा था। वो मुझ पे काफी भड़क गया और गुस्से में मुझे मारने वो मेरे पीछे आया, तो मैं उससे बचने के लिए भागने लगा। वो मेरे पीछे आया, मैं जी जान लगा के भागता रहा। कुछ 15 मिनट लगातार दौड़ने के बाद मैं रुका और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि मेरा भाई तो दूर दूर तक कहीं नहीं है और ना ही वो आम का बगीचा। वो भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। जहां मैं खड़ा था वो तो एक बंजर जमीन था और मेरा गांव भी वहां से नहीं दिख रहा था। वहां ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई घर। कोई भी इंसान दूर दूर तक वहां नहीं था। ताज्जुब की बात है, वो आम के पेड़ इतने बड़े होकर भी भला दिख कैसे नहीं रहे थे। और मैं तो बस लगभग 15 मिनट ही दौड़ा था। फिर इतने में ये सब अचानक गायब कैसे हो गए। मैंने सोचा मैं तो सीधे एक ही दिशा में दौड़ा हूं। अगर वापस सीधे ही जाऊंगा तो गांव जरूर पहुंच जाऊंगा। लगभग 30 मिनट चलने के बाद मैंने एक पुराना टूटा फूटा सा मंदिर देखा जो खेतों के बीच में था। मुझे वो मंदिर देख के काफी अजीब लगा कि ये मंदिर ऐसी जगह में आखिर क्यों बना है जहां ना तो कोई लोग है और ना ही कोई घर। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि शायद मैं किसी को ढूंढ लूं जो मेरी मदद करे और मुझे घर लौटने में सही मार्ग बताए। गर्मी काफी थी और इतना दौड़ने और लगातार चलने की वजह से मुझे जोरों की प्यास लगी। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक हैंडपंप नजर आया। तभी मैं वहां गया और पानी पीने लगा। जब मैं पानी पी रहा था तभी मैंने पीले धोती में एक आदमी को अपने तरफ चलकर आते देखा। मैंने गौर किया कि वो एक टांग से लंगड़ा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी धीरे चल रहा था। उसके माथे पर कटे हुए कुछ निशान भी थे और अगर सीधे शब्दों में कहूं तो हुलिये से वो उसी मंदिर का पुजारी लग रहा था। वो मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के पूछा, कौन हो बबुआ? मैंने उसे अपना नाम बता दिया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं पीछे उनसे रास्ता पूछने के लिए मुड़ा, मगर वो वहां नहीं थे। मैं काफी डर गया। एक आदमी जो ठीक से चल भी नहीं सकता था, वो भाग तो नहीं सकता था। क्या वो गायब हो गया? रास्तों से अनजान मैं इतने में भागने लगा। मैं रोने लगा था। मैं रो रहा था और हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। मैं बस जी जान लगा के भागता रहा। मुझे पता नहीं मैं कितनी दूर
और कितना देर भागा। भागते भागते जब मैं रुका, मैंने फिर से वही मंदिर देखा, लेकिन इस बार वो टूटा फूटा सा नहीं था। ये देख के मैं काफ़ी डर गया। मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उसके अंदर जाऊं और किसी से मदद मांगूं। तभी मैंने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोगों को बैठे देखा। मैं काफ़ी डरा हुआ उनके पास गया और मैंने उनसे घर का रास्ता पूछा। उन लोगों ने मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा। गांव का छोटा होने की वजह से सब लोग एक दूसरे को जानते थे। उन लोगों ने दादाजी का नाम सुनते ही मुझे मेरे घर का रास्ता बता दिया। जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ा, रास्ते में सब कुछ अपना सा लगने लगा। अब घर ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे मालूम था मैं कहाँ हूँ और मुझे घर कैसे जाना है। शाम को मैं घर पहुँचा। फिर जब रात हुई तो मैंने अपने दादाजी को सारी वाकया सुनाई। उन्होंने मुझे बताया, बहुत समय पहले की बात है। आम के बगीचे के पास एक मंदिर था जहाँ एक लंगड़ा पुजारी पूजा करता था और मंदिर की देख रेख करता था। उस मंदिर में भगवान कृष्ण की एक बहुत महंगी मूर्ति थी। एक दिन डकैतों ने पुजारी को मार डाला और कृष्ण जी की मूर्ति के साथ मंदिर भी लूट ले गए। अब वहाँ कोई भी मंदिर नहीं है और वहाँ सिर्फ आम के पेड़ है। दादाजी की सारी बातें काफ़ी अजीब थी मेरे लिए, और वो घटना भी। मैं उन बातों को पचा नहीं पा रहा था। मैंने दादाजी को अपने साथ वहाँ चलने को कहा। सिर्फ मेरे लिए वो वहाँ जाने के लिए मान गए। हमने उस जगह को ढूंढने की काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन हर बार हम नाकामयाब हुए। ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता कि मैं कितना दूर चला था और किस दिशा में चला। मुझे बस इतना पता है कि मैं जहाँ भी पहुँच के पीछे पलटा था, मुझे आम के पेड़ हमेशा नजर आए। मेरे समझ में नहीं आता है, एक ऐसी जगह जो है ही नहीं, मैंने वहाँ पानी पिया था। क्या वो मंदिर का पुजारी था जिसने मुझे रास्ता दिखाया? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इस सवाल के जवाब तक मैं कभी नहीं पहुँच पाता हूँ। अगली कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। वो बताती है कि उसके दादाजी भारतीय सेना में थे और वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। 1970 के दशक में हिमालयाज़ के सड़क ठीक से नहीं बने थे और ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग बहुत से गांवों में सबके अपने अपने देवी देवता होते हैं जिनकी वो लोग पूजा करते हैं। मेरे दोस्त के दादाजी की भी अपनी देवी माँ थी जिनको वो पूजते थे। अब फौज में सूबेदार होने के अलावा उसके दादाजी और उसके फैमिली गांव के मुख्य पुजारी थे। दादाजी पूजा पाठ में काफ़ी निपुण थे। एक दिन छुट्टियों में वो अपने गांव लौट रहे थे। उनका बस उनके गांव के पास रात को पहुंचने वाला था। अब जैसा कि मैंने बताया था, गांव तक सड़क ठीक नहीं था, तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले ही उनको बस ने उतार दिया। वो गांव के बस स्टॉप से अपने घर की तरफ पैदल निकल गए। वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ बस घना अंधेरा था। आसपास कहीं कोई भी नहीं था। वो चुपचाप अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। आहट सुन के वो रुक गए और पीछे मुड़े। उन्होंने इंसान की तरह दिखने वाला
एक साया अपने से कुछ फीट दूर खड़ा देखा। अंधेरे में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। दादाजी के पास एक लाइटर थी। उन्होंने उस लाइटर को बाहर निकाला और उसको जला के देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा एक औरत लाल साड़ी में वहाँ खड़ी थी। दादाजी ने पूछा, क्या आप ठीक है? मगर उधर से बदले में कोई जवाब नहीं आया। दादाजी ने फिर से पूछा, क्या आपको किसी तरह की मदद चाहिए? मगर वो औरत जौ की तो खड़ी रही। अब इससे पहले दादाजी आगे बढ़ते और उसके पास जाके उससे कुछ पूछते, उससे पहले उन्होंने देखा उस औरत के पैर उल्टे हैं। उन्हें सब कुछ समझते जरा सी भी देर नहीं लगी। दादाजी समझ चुके थे कि आखिर माजरा क्या है। वो समझ चुके थे कि वो एक डायन थी। दादाजी ने काफ़ी भूत प्रेतों का सामना किया था और कईयों को भूत बाधाओं से आज़ाद भी करवाया था। इसलिए वो उस वक्त डायन को देख के ज़रा सा भी नहीं घबराए। उन्हें मालूम था कि अब आगे उन्हें क्या करना है। उन्होंने लाइटर जलाए रखा और फिर वो देवी माँ के मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। वो औरत अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगी और फिर वो पतले हवा में गायब हो गई। दादाजी फिर गांव की तरफ निकल गए, मगर पूरे रास्ते ना ही उन्होंने लाइटर बुझाई और ना ही मंत्र पढ़ना बंद किया। घर काफ़ी ऊंचाई पर था। कुछ समय बाद वो घर पहुंच गए और देवी माँ को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। दूसरी कहानी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कभी कभार ही अपने गांव जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे गांव जाने में 2 दिन लग जाते हैं। एक बार की बात है जब मेरे दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, तो मैं उनसे मिलने गांव चला आया। उस दिन दादाजी से मिलने के बाद मैं मार्केट के तरफ गया था, जो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर था। मैं वहां अपने दोस्तों से मिलने अपने पसंदीदा चाय और समोसे के स्टॉल पे गया था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए समय का तो पता ही नहीं चला। फिर मैं घर के तरफ निकल पड़ा। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। कुछ समय तक मैं कच्चे सड़क से जा रहा था, पर फिर मैंने इरादा बदल दिया और मैंने शॉर्टकट ले लिया। मैं खेतों और बगीचों के तरफ से होते हुए घर जा रहा था। रात होने लगी थी और मुझे अब भी काफ़ी दूर जाना था। मैं अकेला था और रात में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ मेरे अकेलेपन को बता रही थी। रोशनी के लिए बस चांद और कुछ सितारे जो कि आसमान में थे। जब मैं पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, तभी कुछ पेड़ के पत्तों की मैंने आहट सुनी। सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैं अब भी घर से 1-2 मील दूर था। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वैसे तो मैं मुश्किल से कोई आवाज़ सुन पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कोई पीछे तो ज़रूर है। मैंने गांव वालों से किस्से सुने थे कि यहाँ पेड़ों में कोई रहता है जो अकेले राहगीरों का पीछा करता है और उनसे सिगरेट या बीड़ी मांगता है। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना था कि हमें ना तो उन्हें कोई जवाब देना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है, क्योंकि आज तक जिसने भी मुड़कर पीछे देखा वो
जिंदा नहीं बचा। एक और बात, आप वहां से दौड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अगले ही पल वो प्रेत आपके सामने खड़ा होगा। ये सब बात याद आते ही मैं कांप उठा और खुद को कहने लगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि मैं काफी तेजी से चलने लगा था। कुछ ही मिनटों में मैं पसीने से लथपथ हो गया। घबराहट में मैंने अपने पॉकेट में हाथ डालकर सिगरेट चेक किया और तभी मेरे कानों में आवाज आई, तुम सिगरेट पीते हो? मुझे एक सिगरेट मिलेगी क्या? दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे कहानी की तरफ। ये घटना तब की है जब मैं काफी छोटी थी। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी नानी गांव में रहती है, जहाँ से शहर 2 घंटे की दूरी पर है। जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त मैं 12-13 साल की थी और तब गर्मियों की छुट्टी हुई थी। मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे और मेरी छोटी बहन को नानी के गांव ले जाने का फैसला किया। अब चलिए मैं आपको अपने गांव के बारे में कुछ बता दूं। जहां हमारा गांव है, वहां काफी पेड़ पौधे, झाड़ियां और बाग बगीचे हैं। वहां हर परिवार का अपना अपना तालाब था। गांव इतना छोटा था और वहां इतने कम लोग थे कि अगर सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो आप सबको 1 मिनट के अंदर गिन लोगे। मेरे घर के बगल में एक अधूरा बनाया हुआ घर था, जिसको वहां के स्थानीय लोग भूतिया मानते थे, और यही वजह थी कि आज तक कोई भी उस मकान को पूरा नहीं बना सका। मैं और मेरी बहन इन बातों को समझने के लिए काफी छोटे थे और हमें उस घर के आसपास जाना सख्त मना था। मगर हम लोग बिल्कुल उल्टे दिमाग के थे। हमें जिस काम के लिए मना किया जाए, हम लोगों को बस वही करना रहता था, और हमें पता था कि अब आगे हमें क्या करना है। एक दिन दोपहर में जब सब लोग खाना खाने के बाद सो रहे थे, मैं और मेरी बहन चुपके से घर से निकले और उस बगल वाले घर में खेलने चले गए। वो घर 2 महले का बनने वाला था, लेकिन जैसा मैंने बताया वो अधूरा ही रह गया, जिसकी वजह से वहाँ कुछ सीढ़ियाँ ही बने थे। हम लोग काफी मजे से वहाँ खेल रहे थे। तब अचानक जोर की एक आवाज वहाँ पे आई और हम दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगे। मेरी बहन वहाँ गिर गई और उसका पैर कुछ रस्सियों में फंस गया। मैंने उसको उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका वजन बढ़ते जा रहा था। मैं गायत्री मंत्र पढ़ने लगी, जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। मंत्र पढ़ते ही मेरी बहन का वजन नॉर्मल हो गया। हम समय ना बर्बाद करते हुए वहां से तुरंत भागे। हम लोगों ने ये बात घर पर किसी को भी नहीं बताई। वो सब कुछ काफी डरावना था। अब जैसा कि हम लोग गांव में रहते थे, तो वहां लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। रात को खाना खाने के बाद मुझे और मेरी बहन को मम्मी ने सोने के लिए ऊपर के कमरे में भेज दिया। हम लोग काफी डरे हुए थे, तो हमने लाइट ऑन रखने के लिए ही कहा, पर मम्मी नहीं मानी। लेकिन उन्होंने
बालकोनी का लाइट ऑन कर दिया था और उसके बाद मम्मी नीचे चले गई। हम दोनों बहनों ने सोने की काफ़ी कोशिश की, पर हम सो नहीं पा रहे थे। फिर अचानक ही मैंने किसी को बालकनी में खड़े देखा। मैंने लगातार 5 मिनट तक उसको देखा और फिर मैंने अपनी बहन को उसकी तरफ देखने को कहा। अब हम दोनों ही उसको देख पा रहे थे। वो हमारे तरफ मुड़ी हुई थी और लगातार हमें देखी जा रही थी। वो कोई औरत थी। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। हम लोग मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे कि हमने एक आवाज़ सुनी, चिल्लाना मत, वरना तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद शायद हम दोनों बेहोश हो गए और मुझे याद है उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी कभी अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि आखिर हुआ क्या था उस रात को, तो मेरी मम्मी हर बार मेरे बात को टाल देती है। अब 6 साल के बाद मैं वापस जब गांव गई तो मुझे मालूम हुआ कि किसी ने उस घर में एक औरत का खून कर दिया था और तब से ही उसकी आत्मा उस घर में भटक रही है। ये बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है, जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मार्च का महीना था और बाहर वेदर बहुत ही साफ और अच्छी थी। उस वक्त मैं कुछ 16-17 साल का रहा होऊंगा और मुझे मूवीज देखने का पागलपन था। अब मेरे गांव में कोई भी थिएटर तो था नहीं। मुझे यही कुछ 12 किलोमीटर लग जाते थे मूवी थिएटर तक पहुंचने में। मैं कभी भी मूवी अकेले देखने नहीं जाता था। मैं अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर ही जाता था। पर एक दिन की बात है, मैंने अपने दोस्तों से जब मूवी देखने के लिए पूछा, पर उन सब ने मुझे मना कर दिया। सबके अपने कोई ना कोई वजह थे, पर मुझे उस दिन मूवी देखने का जुनून सवार था, तो मैं अकेले ही रात के शो के लिए निकल पड़ा। मैंने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मैं थिएटर से बाहर निकला और मैंने एक ट्रक से लिफ्ट लिया, जिसने मुझे मेरे गांव के बस स्टॉप पर उतार दिया। उस समय रात के 11 बज चुके थे और बात काफी पुरानी है, तो इतनी रात गए मुझे पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं दिखा। पूरे गांव में काफी ज्यादा सन्नाटा था। मैं रोड से होते हुए गांव की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद मैंने एक औरत को देखा। उसने सफेद और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो अपने साड़ी से अपने चेहरे को ढके हुए थी, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। पहले मुझे ये लगा कि ये कोई नई नवेली दुल्हन होगी और शायद इतनी रात गए रास्ता भटक गई होगी। वो मुझसे कुछ दूर बांस के झाड़ियों के पास खड़ी थी और उसके आसपास कहीं कोई घर भी नहीं था। मुझे लगा शायद उसको मेरी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हो? मेरे बात का जवाब देने के बजाय वो उन बांस के झाड़ियों के पीछे तालाब की ओर जाने लगी। उसको उधर जाते हुए देख मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। बार बार उससे मैं यही पूछे जा रहा था कि वो कौन है और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है, पर वो लगातार चली जा रही थी। उसका पीछा करते करते मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उसके आकर्षण में हूँ। मैं चाहे जितनी भी तेज चलने की कोशिश करता था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता था। वो हर बार ही मुझसे आगे चल रही थी। काफी देर तक उसके पीछे जाने के बाद मैंने होश संभाला और फिर मुझे एहसास हुआ
कि मैं उस छोटे से जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ। वो सारी भूतिया घटना जो मैं आज तक अपने बड़ों से सुनता आया था, वो सब मेरे दिमाग में एकाएक आने लग गए। उस वक्त मैं काफी डरा हुआ था और अपने जगह पर जम गया था। फिर मुझे ये याद आया कि कैसे हमारे कल्चर में लोग भूतों और चुड़ैलों के बारे में ये बताते हैं कि वो अक्सर लाल या सफेद साड़ी में नजर आते हैं और उनका पैर उल्टा होता है या फिर होता ही नहीं है। जिसके बाद मैंने उस औरत के पैर की तरफ देखा, जिसके बाद मुझे ये समझ आया कि उसके पैर ही नहीं थे। उस वक्त मैं बहुत ही तेजी से भागना चाहता था, पर वो मेरे पीछे आकर मेरे साथ क्या करेगी इस बारे में सोचकर मैं वहीं जमा रहा। जिस वक्त मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, उस वक्त वो रुकी और पीछे पलटी। उस समय मैंने अपने आप को यही बोला कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम जी जान से यहाँ से भागो, नहीं तो आज इसी जंगल में तुम्हारी मौत पक्की है। खुद को इतना कहने के बाद मैं दौड़ा और मैं इतनी तेजी से दौड़ने लगा जैसे कल होगा ही नहीं। दौड़ते दौड़ते मैं किसी तरह घर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगा। मेरी आवाज सुनकर मेरे भाई और मेरी माँ बाहर आई। मैंने उनको सारी घटना बताई। मुझे घर के अंदर लाने से पहले मेरी माँ ने कुछ मंत्र पढ़े। मैं अगले 3 दिनों तक बुखार से तप रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हमारे गांव में या आसपास के किसी भी गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आई है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में किसी की भी शादी नहीं हुई है। उस घटना के बाद भी मैं मूवी देखने तो जरूर जाता था, पर हाँ, रात में बिल्कुल ही नहीं। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और साथ ही साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको सारी कहानियां पसंद आती होगी। अगर आपने अभी तक फियर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। कहानी कोंकण गांव में हुए एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 2 मित्रों अर्जुन और राजीव की है। अर्जुन और राजीव बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों अक्सर साथ ही नजर आते थे। अर्जुन अपने गांव कोंकण जाना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त राजीव को बताया, दोस्त, मैं अगले हफ्ते अपने गांव जा रहा हूं और 10 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। राजीव ने थोड़ी नाराजगी में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। राजीव को लगा वो अपने दोस्त से अगले 10 दिनों तक नहीं मिल पाएगा। इतने में अर्जुन ने पूछा, राजीव, क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? तुम चलो, साथ में काफ़ी मज़ा आएगा। राजीव को अर्जुन का प्रस्ताव काफ़ी अच्छा लगा और वो उसके साथ उसके गांव आने के लिए मान गया। अर्जुन अपने दोस्त को अपने गांव ले जाने के लिए काफ़ी उत्साहित था। अगली रात वो लोग अपने गांव के लिए निकल गए और सुबह होते ही वो लोग गांव पहुंच गए। राजीव इतने खूबसूरत गांव को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। वहाँ का हवा, वातावरण उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। राजीव पूरे गांव का कोना कोना देखना चाहता था। इसलिए अर्जुन और राजीव ने जल्दी जल्दी अपने बैग घर के अंदर रखे और समंदर के किनारे समंदर में उठती लहरों को देखने के लिए चले गए। उन दोनों ने पूरे दिन काफ़ी मस्ती की। जब रात हुई तो वो लोग घर से कुछ दूर बगीचे में बातें कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सोने का बिस्तर भी उसी बगीचे में लगाया था। वो लोग खुले बादलों के बीच टिमटिमाते तारों को देखते हुए सोना चाहते थे। बात करते करते वो लोग सो गए। फिर तकरीबन 3 बजे रात की अर्जुन की नींद अचानक से खुल गई। उसने देखा कोई उसके सामने से चलकर जा रहा है। उसने सोचा ये जरूर राजीव ही होगा। अर्जुन ने आवाज़ देकर कहा, अरे राजीव, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब में कहा, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ,
तो अर्जुन ने कहा, तो तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? वॉशरूम तो उस तरफ है ना। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी राजीव उसी दिशा में जा रहा था। अर्जुन को लगा राजीव जरूर नींद में है, इसलिए उसको ठीक से सुन नहीं पा रहा है। अर्जुन ने सोचा उसके पीछे जाना ही बेहतर होगा, तो अर्जुन उसके पीछे गया। अर्जुन ने उसको उठाने की काफ़ी कोशिश की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजीव सामने के नदी के तरफ चलकर जा रहा था। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे था। जब राजीव नदी के किनारे पहुंचा, तो अर्जुन ने ज़बरदस्ती राजीव को रोकना चाहा। अर्जुन ने राजीव का हाथ पकड़ लिया, तो राजीव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, घर जाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं, हम दोनों साथ ही घर जाएंगे, चलो घर चलो। राजीव ने अर्जुन को अनसुना कर दिया और वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसका चेहरा नदी की तरफ मुड़ा हुआ था। अचानक ही उसे क्या हो गया पता नहीं। वह बार बार अर्जुन से कहने लगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। अर्जुन ने ऐसी सारी बातें सुनकर राजीव को ज़ोर से डांटा और उसने कहा, चुप हो जाओ राजीव, अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, चलो घर चलो, नीचे आओ। अर्जुन इतना कह के पीछे की तरफ मुड़ा। जैसे वो पीछे मुड़ा, उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन तुरंत पीछे पलटा। उसने देखा राजीव उस नदी में कूद चुका है। उस नदी की रफ्तार इतनी तेज थी कि राजीव उसमें बहता हुआ चला गया। उसको देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया। वह नहीं जानता था कि उसे अब क्या करना है। वो घर की तरफ दौड़ता हुआ भागा। कुछ ही देर में वो घर पहुंचा और उसने अपने घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। उसकी माँ ने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अर्जुन तुरंत घर के अंदर घुस गया। घबराहट में उसने कहा, राजीव नदी में कूद गया है, और इतना कहकर वह रोने लगा। वो रोते रोते नीचे गिर गया। उसकी बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक ही पल में खो दिया। वो एक बच्चे की तरह ज़मीन पर लेटकर रोने लगा। अर्जुन की माँ उसे शांत करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन बार बार यही कहे जा रहा था, ये सारी मेरी गलती है, मुझे उसे नदी की तरफ नहीं जाने देना चाहिए था। अगर मैं उसे रोक लेता तो आज वो मेरे साथ होता। कुछ ही पल में अचानक से राजीव वहाँ पहुँचा। अर्जुन राजीव को वहाँ देखकर काफ़ी डर गया। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने अपनी आंखों के सामने ही राजीव को पानी में बहते हुए देखा था, और अभी वह उसे अपने सामने अपने घर के अंदर देख रहा था। वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा था। राजीव अर्जुन के पास आया। उसने उसे पकड़ा। अर्जुन, अर्जुन मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। राजीव को अपने सामने इस कदर देख अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने पूछा, यह सब एक सपना है ना? राजीव कहाँ है? उसके बाद सब ने अर्जुन को बताया, ये सब कोई सपना नहीं है, ये सब एक सच है जो उसके साथ पिछले रात बीता था। दरअसल जो नदी में रात को कूदा था वह एक भूत था, और उसने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया था, मगर तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम उसके जाल में फंसे नहीं और बचकर वापस घर आ गए। तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों रात गायब हो गए। अपने घर वालों से इन सब चीज़ों को सुनने के बाद अर्जुन और राजीव काफ़ी ज़्यादा डर गए। राजीव यह सब बातों को जानकर काफ़ी खुश था
कि उसका दोस्त अर्जुन बिल्कुल सही सलामत घर आ चुका था और वो उस भूत के चंगुल में नहीं फंसा। ताज्जुब की बात है ना, जाने आखिर भूत कैसे कैसे आपके अपनों के रूप में ही आकर आपको अपने बिछाए हुए जाल में फंसा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। सुबह सुबह रत्नागिरी पहुंचकर राजिनी आंटी और राजीव अंकल बहुत खुश थे। रत्नागिरी की आब हवा की बात ही कुछ और थी। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि इतनी सुबह स्टेशन पर कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। राजीव अंकल और राजिनी आंटी आपस में बातें करने लगे कि तभी एक रिक्शा उनके पास आकर रुका। रिक्शा वाले को देखकर आंटी और अंकल चौंक गए, क्योंकि यह तो उनके गांव का पड़ोस में रहने वाला संदीप था। संदीप को देखकर अंकल आंटी को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। अंकल आंटी रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा चल पड़ा। समय काटने के लिए अंकल संदीप से बातें करने लगे। बेटा संदीप, और कैसा चल रहा है? घर में सब ठीक ठाक? तुम्हारी बेटी कितने साल की हो गई? 6 साल की हो गई काका, संदीप ने जवाब दिया। तब तो स्कूल जाती होगी? हाँ, जाती है ना, बहुत मन लगाकर पढ़ती है। यह तो बहुत अच्छी बात है, उसको खूब पढ़ाओ लिखाओ और काबिल बनाओ। हाँ काका, मेरी तो यही इच्छा है कि वो खूब पढ़े लिखे, लेकिन अब उसे अपने आप को बहुत संभालना होगा। छोटी उम्र में ही उसे खुद अपना ख्याल रखना होगा। उसे अब पिता के बिना भी जीना सीखना होगा। मैं पहले की तरह उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। संदीप की बात अंकल को थोड़ी अटपटी लगी। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाते, उनका ध्यान रास्ते में पड़ रहे जंगल पर गया। ये देखकर अंकल थोड़े से सहम गए, क्योंकि उस जंगल के रास्ते में अच्छे और बुरे आत्माओं का वास है, ऐसा उन्होंने कहीं सुना था। उन्होंने संदीप से पूछा, अरे बेटा, तुम हमें इस जंगल के रास्ते से क्यों ले आए? काका, उधर जमीन खिसकी है और रास्ता जाम हो गया है, इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। रास्ते भर दोनों गप्पे मारते रहे। बीच बीच में आंटी भी उनकी गप्पेबाजी में शामिल हो जाती थी। बातों बातों में रास्ता आराम से कट गया और अंकल आंटी का घर भी आ गया। अंकल आंटी को लेने उनका नौकर घर के बाहर ही खड़ा था। नौकर को देख अंकल उससे बोले, अरे सोहन, मालूम है तुम्हें, आज तो हम बुरे फंस जाते। सौभाग्य से हमें संदीप मिल गया। अरे संदीप, अंदर आओ, हमारे साथ चाय पीकर ही जाना। बोलते हुए अंकल पीछे की ओर मुड़े, लेकिन यह क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। रिक्शा खाली पड़ा था। हैरान होकर अंकल और आंटी अगल बगल देखने लगे, लेकिन संदीप का कोई नामो निशान भी नहीं था। तभी आंटी की नजर रिक्शा पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। अरे देखिए, ये क्या है? बोलते हुए आंटी अंकल को चिट्ठी लाकर पकड़ाती है। अंकल चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगते हैं। चिट्ठी में लिखा रहता है, आदरणीय काका, करीब 1 घंटा पहले 2 लोग मेरे रिक्शा में बैठे थे। उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो दोनों किसी को जान से मारने की योजना बना रहे थे।
जब मैंने उनसे पूछा कि वो दोनों किस बात की योजना बना रहे थे, तो दोनों भड़क गए और मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें पुलिस का डर दिखाया और उनसे बोला कि मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। इस पर हम दोनों में झड़प शुरू हो गई। मारपीट में उनमें से एक बुरी तरह घायल हो गया और भाग खड़ा हुआ। दूसरे को मैंने 2-4 तमाचा और लगाया तो उसने सब सच उगल दिया। उसने आपका नाम लिया और बताया कि आपने किसी जमींदार को अपनी ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया था, तो गुस्से में उस जमींदार ने आपको और आंटी को मरवा कर ज़मीन हड़पने के लिए इन दोनों को भेजा था। इतना बोलकर उस गुंडे ने अपना चाकू निकाला और मेरे सीने में उतार दिया। मैं वो आघात सहन नहीं कर पाया और मेरे आत्मा ने उस शरीर का त्याग कर दिया। अब उस चिट्ठी के जरिए संदीप की आत्मा अपनी आप बीती सुनाने लगी। काका, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी पत्नी मेरी बेटी को जन्म देने वाली थी, तो आपने किस तरह अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल पहुंचाया था और उसकी रक्षा की थी। उस दिन गांव में दंगा हो रहा था और कोई डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसी स्थिति में आपने अपनी जान की परवाह ना करके उस दिन शांति के प्राणों की रक्षा की और आपकी वजह से मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिला। मैं कभी आपके इस एहसान को नहीं चुका पाता, लेकिन जब मुझे इन दोनों गुंडों की योजना के बारे में पता चला तो मेरी आंखों के सामने वो दिन आ गया जिस दिन शांति मेरी बेटी को जन्म देने वाली थी और मैंने इन दोनों गुंडों से आपकी रक्षा करने का निर्णय लिया। इसलिए मैं आपको जंगल के रास्ते ले आया। इस रास्ते के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। काका, अपना और आंटी का ख्याल रखना और पुलिस से जल्द संपर्क कर लेना ताकि वो गुंडे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और हाँ, हो सके तो शांति और मेरी बेटी तक यह खबर पहुंचा देना। उससे कहना कि मैं उससे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शरीर से उनके साथ नहीं हूँ तो क्या, मेरी आत्मा हमेशा उनके साथ ही रहेगी और उनका हर तरह से ख्याल रखेगी। मैं कभी भी उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अंकल ने चिट्ठी पढ़नी खत्म की और दोनों की आंखों से आंसू की धारा लगातार बहती जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी मैंने इंटरनेट से पढ़ी है, इसलिए इसकी सच्चाई की गहराई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसे शेयर करूं। आज की जो हॉरर कहानी आप सुनने वाले हो वो यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर अनिल ने मुझे भेजे हैं। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए चलिए कहानी को उनके ज़ुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इसके गवाह बहुत से लोग हैं। ये कहानी ग्राम दरियापुर की है, जहाँ 4 दोस्त दया, महक, धीरज और लक्ष्मी घूमने अपने गांव आए थे। वो लोग वहाँ अपने दादाजी से मिलने आए थे और वो लोग वहाँ खेतों बाग बगीचों में घूमने भी आए थे। गांव इतना सुंदर था कि उन लोगों का वापस अपने शहर जाने का मन ही नहीं करता था। दया और धीरज ने प्लान किया कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गांव में घूमेंगे और बाग बगीचों में ही बिताएंगे। फिर अगली सुबह उन लोगों ने वैसा ही किया। वो लोग
सुबह जल्दी ही नाश्ता करके निकलने लगे, तभी उनके दादाजी ने सबको बुलाकर कहा कि तुम सब लोग राहुल चाचा के साथ घूमने जाओ। चाचा तुम सब की मदद करेंगे सारा गांव घूमने में। उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में ही घूमना, बगल के गांव में हरगिज भी मत जाना। उन लोगों ने भी दादाजी के हाँ में हाँ मिलाया और चाचा जी के साथ घूमने निकल गए। सभी लोग गांव में घूमने लगे और घूमते घूमते अभी आधा दिन ही बीता था कि तभी लक्ष्मी ने कहा, क्यों ना हम लोग उस पार बगल वाले गांव में भी घूम आते हैं। जिस पे चाचा जी ने कहा, नहीं, हम लोग कभी भूल से भी उस गांव में नहीं जा सकते। तो धीरज ने कहा, मगर चाचा जी देखिए, वहां पर तो कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं और अपने जानवर को भी चरा रहे हैं। हम लोग उधर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? चाचा जी समझ गए कि वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बताया कि गांव वालों का मानना है कि उस बगल वाले गांव में किसी बुरे साए का प्रकोप है। लगभग हर साल हमारे या किसी और गांव से कोई ना कोई किसी न किसी कारण से मर ही जाता है। मगर चाचा जी के बात पर उन लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। दया आगे आगे उस गांव के तरफ चले गई। अरे चाचा जी, थोड़ी देर ही घूम के आते हैं ना। और दया के पीछे बाकी तीनों भी निकल पड़े। चाचा जी ने काफी कोशिश की उन लोगों को समझाने की, मगर उन लोगों को परवाह ही कहाँ थी। चाचा जी के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था उनके साथ जाने के अलावा। चाचा जी ने कहा, तुम सब जल्दी ही यहाँ से वापस चलना और दादाजी से इस बारे में कोई कुछ भी मत कहना। सारे दोस्तों ने फिर खूब मस्ती की और चाचा जी ने उनको बताया कि पहले इस गांव में लोग रहा करते थे, पर वो गांव अब उजड़ चुका है। वो लोग उस गांव में घूम रहे थे, कभी कुएं में आवाज देते थे तो कभी टूटे हुए घरों में घूमने चले जाते थे। मस्ती करते करते कब शाम हो गई उन लोगों को पता ही नहीं चला। तो चाचा जी ने उनसे कहा, इससे पहले और शाम हो जाए, चलो जल्दी वापस चलते हैं। सभी लोग खेतों और बाग बगीचों के रास्ते होते हुए घर वापस जाने लगे। लेकिन वो लोग वापस आते समय रास्ता भटक गए। वो लोग बार बार उसी जगह पहुंच जाते थे जहां से वो लोग घर की ओर निकलते थे। किसी को भी रास्ता याद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि चाचा जी को भी। फिर अंधेरा भी काफी हो चुका था। बार बार रास्ता भटक जाने से उन लोगों को डर भी लगने लगा था। दया ने कहा, ये वो रास्ता नहीं है जहां से हम आए थे। चाचा जी ने फिर कहा, बिल्कुल सीधा रास्ता था, पर न जाने हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे हम रास्ता पूछे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन लोगों ने एक बाग में पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। तो दया ने कहा, चलो उन दादी से पूछते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। सब लोग उनके पास भागते हुए गए। चाचा जी ने उनसे पूछा, अम्मा, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें दरियापुर जाना है। इस पर बूढ़ी दादी ने कहा, मेरे सिर पर ये बोझा लदवा दो, रास्ता तो यहीं सीधे मिल जाएगा। फिर चाचा जी और धीरज ने बोझा लदवा दिया। वो बूढ़ी औरत आगे आगे चलने लगी और उन्होंने उन सब से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उस औरत के कहने पर वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो औरत झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए चल रही थी और कुछ देर बाद ही
वो औरत बारी बारी से सबके बारे में पूछने लगी। उन्होंने सबके नाम पूछे, उनकी उम्र, घर का पता और कई सारे सवाल। वो सब लोग खेतों के रास्ते जा रहे थे। अब उन लोगों को दादी जी की बातें अजीब सी लगने लगी थी। जैसे वो कहती, लक्ष्मी बेटिया बहुत सुंदर है, धीरज काफी हष्ट पुष्ट है, दया काफी सुंदर है और महक भी बहुत अच्छी है। दादी जी के इस तरह तारीफ करने से कुछ अजीब सा लगने लगा था। इस पर लक्ष्मी ने गौर किया कि सब लोग उसी पेड़ के पास से फिर से गुजर रहे हैं जहां से उन लोगों ने चलना शुरू किया था। लक्ष्मी ने तुरंत चाचा जी को ये बात बताई कि वो लोग उसी बाग में हैं जहां उन लोगों को वो दादी अम्मा मिली थी। चाचा जी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने इस पर दादी जी से कहा भी, माँ, हम लोग वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। हमें सही रास्ता बताओ दरियापुर का। जिस पर उस औरत ने कहा, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। अब सभी को उस औरत से डर लगने लगा था। चाचा जी ने सबसे कहा, चलो हम सब खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। तो इतने में वो बूढ़ी औरत गुस्से में बोली, मेरे साथ चलते रहो। उसके गुर्राने की आवाज से सब लोग बुरी तरह डर चुके थे और वो लोग तुरंत इकट्ठे वहां से भागने लगे। उनको भागता देख वो औरत उनके पीछे आने लगी। वो लोग भागते हुए किसी तरह वहां से बाहर निकल के अपने गांव के सीमा में पहुंच गए। जब उन लोगों ने पलट के उस औरत के तरफ देखा तो उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका था। उसके बाल उसके पैर तक बिखरे पड़े थे और वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसके हाथ पैर किसी मर्द के तरह मोटे तगड़े दिख रहे थे। उसके भयानक डरावने रूप को देख के तो महक और धीरज के तो चीख निकल गई। सब लोग भागते भागते बेसुध होकर गिर गए। रात भर सब लोग वहीं पड़े रहे। अगले दिन एक किसान ने उन्हें देखा और उन्हें उनके घर पहुंचाया। जब उन लोगों को होश आया तो वो लोग अपने घर में सुरक्षित थे। आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। उस दिन दादाजी ने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, पर बाद में वो सबसे बहुत नाराज हुए। यूं तो उनकी नाराजगी जायज भी थी। वो कहते हैं ना, जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगले दिन वो लोग अपने घर लखनऊ वापस चले गए और एक डर को अपने साथ ले गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको अनिल की ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। फियर अलार्म से स्टोरी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। दोस्तों, अगर आप भी मुझे कोई हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके ही जाना।